इस वीडियो में क्लास 8 के हिस्ट्री को केवल एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम दीजिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे। जो भी पॉइंट वन लाइनर में कवर नहीं हुआ है उसे लास्ट में डेट लाइन के माध्यम से कवर कर दिया गया है। तो इसका मतलब इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो क्लास 8 का आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। साथ ही जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारा एनसीईआरटी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। चैनल का अपना नाम है नेक्स्ट जीके स्टैटिक चैनल, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। एनसीईआरटी कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक का नाम क्या है? हमारे अतीत 3 इसका नाम है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन कब से कब तक किया है? तो 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। औपनिवेशिक शासन का क्या अर्थ है? तो औपनिवेशिक शासन का अर्थ है एक देश का दूसरे देश पर राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण, इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। एक देश का दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण को ही औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो अंग्रेज भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड को बांटा है। जैसे कि प्राचीन भारत को हिंदू बोला, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम बोला और आधुनिक भारत को ब्रिटिश काल बोला है। अंग्रेजों के इस विभाजन की आलोचना क्यों होती है? यह धर्म आधारित था, वास्तविक सामाजिक इतिहास पर नहीं था, इस कारण से आलोचना होती है। कालक्रम क्रोनोलॉजी से क्या तात्पर्य है? तो घटनाओं को समय के क्रम में रखना, घटनाओं को समय के क्रम में रखना। जैसे कि 1945 के बाद 1946 में कोई घटना हुआ उसे रखना, फिर 47, है ना, इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ऐसे भी आप लोग समझते होंगे। गृह मंत्री जी एक बार ये बोले थे, क्रोनोलॉजी बड़ा फेमस हो गया था, ठीक है। सरकारी दस्तावेज कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत में कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर समझिएगा, जो क्लास 8 का एनसीईआरटी, जो क्लास 8 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपको वारेन हेस्टिंग्स ही लिखना है। लेकिन अगर आप कंपटीशन के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए आंसर चेंज कर जाएगा यहाँ पर, लेकिन एनसीईआरटी क्लास का ही लिखा है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो क्लास 8 के बच्चों के लिए जो एग्जाम में लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स लिखेंगे 1773। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था कंपटीशन के बच्चों के लिए? तो लिखिएगा विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक लिखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और कंपटीशन के बच्चे के लिए इनका जो आंसर क्या होगा, बोलेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। बात ध्यान में रखिएगा, हम बोले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कंपटीशन के बच्चों के लिए, तो आंसर लिखिएगा विलियम बेंटिक। जबकि जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनके लिए सेम आंसर रहेगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे। गवर्नर जनरल पद की शुरुआत किस कानून से हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में। वायसराय कौन होता था? यहाँ पर ध्यान से रखिएगा कि गवर्नर जनरल, इसमें ध्यान से एकदम याद रखिएगा, पूछा ही जाएगा कि गवर्नर जनरल पद की शुरुआत किस कानून से हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। वायसराय कौन होता था? तो 1858 के बाद भारत का ब्रिटिश सर्वोच्च अधिकारी को वायसराय बोला जाता था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये कब बनता है? तो 1858 में बनता है।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। और कहाँ किया? तो कलकत्ता में किया, कलकत्ता में। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत का सर्वेक्षण क्यों कराया? तो प्रशासन के लिए, भू राजस्व के लिए और सैन्य उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों ने भारत का सर्वेक्षण कराया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1767 में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में। जेम्स रेनेल कौन थे? भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे जिन्होंने प्रारंभिक नक्शा बनाया था, जेम्स रेनेल। ब्रिटिश काल में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में ब्रिटिश काल में पहली जनगणना होती है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चलता है। ब्रिटिश काल में रेलवे का विस्तार किस उद्देश्य से हुआ? उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कच्चा माल बंदरगाह तक लाने और सेना की आवाजाही के लिए ब्रिटिश काल में रेलवे का विकास किया गया था। पहली बार जो रेल चला था 1853 में, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। उसके बाद देखिए टेलीग्राफ भारत में कब शुरू हुआ? तो 1851 में शुरू हुआ। टेलीग्राफ के बारे में समझिएगा कि 1850 में ये पहली बार टेस्ट के लिए शुरू किया गया था। फिर 1851 में इसे सरकार यूज़ करने लगती है और 1854 में ये सार्वजनिक हो जाता है, सबको इसका इस्तेमाल करता है। ये 3 डेट आप याद रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी 1851 दिया है। ठीक है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब आया? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 ईस्वी में गोवा में आया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था 1556 में। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स कहाँ सुरक्षित है? तो लंदन, ब्रिटेन में सुरक्षित है। नेक्स्ट है कि ओरिएंट लिस्ट कौन कहलाते थे? तो पश्चिमी विद्वान जो भारतीय भाषा संस्कृत का अध्ययन करते थे उन्हीं को ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था। इतिहासकार तिथियों को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि ये घटनाओं का क्रम और संदर्भ बताती है, इसलिए। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास क्यों लिखा? अपने शासन को उचित ठहराने और भारतीयों को पिछड़ा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास लिखा था। भारतीय इतिहासकारों ने औपनिवेशिक लेखन को कैसे चुनौती दी? तो भारतीय दृष्टिकोण से नया इतिहास लिखकर। लोक इतिहास ओरल हिस्ट्री क्या है? तो लोगों की मौखिक परंपरा और कहानियों पर आधारित इतिहास को ओरल हिस्ट्री कहा जाता है। पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। औपनिवेशिक काल में प्रशासनिक रिपोर्ट का क्या महत्व था? तो इनसे उस काल की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता चलता है। उसके बाद चैप्टर 2 है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार किसने दिया? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था। शुरुआत में 15 वर्षों के लिए दिया गया था। कंपनी ने भारत में पहली व्यापारिक चौकी कहाँ बनाई? तो सूरत में। और कब बनाता है? तो 1608 में बनाता है। फैक्ट्री से अंग्रेजों का क्या मतलब था? तो फैक्ट्री से मतलब था व्यापारिक कार्यालय जहां माल रखा और बेचा जाता था। फैक्ट्री से अर्थ था। कंपनी ने बंगाल में पहली बस्ती कहाँ बनाई?
तो 1651 में हुगली में बनाता है। कहाँ पर बनाता है? 1651 में हुगली में बनाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, बाद में 1690 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम की स्थापना होता है और फोर्ट विलियम आगे चल के कलकत्ता बनता है। तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। उसके बाद है कि निर्णायक युद्ध का अर्थ क्या है? तो वह युद्ध जिसने कंपनी की भारत में सत्ता पक्की की, उसी को बोलते हैं निर्णायक युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी से संबंधित था, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया? तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देता है। प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या रहा? कंपनी की जीत होती है, बंगाल पर अधिकार करता है। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो कंपनी और मीर कासिम के बीच। कंपनी और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय। तो एक साइड त्रिगुट था और एक साइड आपके ईस्ट इंडिया कंपनी। त्रिगुट में कौन कौन था? तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था? तो कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, असली शक्ति स्थापित हो गई। दीवानी अधिकार का क्या अर्थ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में होता है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का 2 संधि होता है। एक संधि होता है शुजा-उद-दौला से, शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब है, और एक संधि होता है शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है। ठीक है। अगला कि इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई? तो क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, और एक संधि शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट का क्या महत्व था? तो ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों की निगरानी करने लगी थी। किसके माध्यम से? तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की निगरानी करने लगे थे। सहायक संधि किसने शुरू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। 1798 में शुरू किया गया था। सहायक संधि की मुख्य शर्त क्या थी? भारतीय राजा अपनी सेना भंग करे और कंपनी की सेना रखे, मतलब कि अपना सेना भंग कीजिए और कंपनी का सेना रखिए भारत के राजा। नेक्स्ट है कि बेअपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। बेअपगत के सिद्धांत से क्या होता था? बिना उत्तराधिकारी के राज कंपनी में मिला लिया जाता था। जिन भी राज्य के पास जिन भी जो राजा थे उनका अगर बेटा नहीं है तो उस राज्य को कंपनी अपने यहाँ अपने राज्य में मिला लेती थी बेअपगत सिद्धांत के तहत। बेअपगत के सिद्धांत से कौन कौन से राज्य कंपनी में मिले? तो सतारा, झांसी, नागपुर, जैतपुर और संभलपुर मिला। मैसूर युद्ध कितनी बार हुई? तो मैसूर युद्ध आपके 4 बार होता है। 1767 से 1799 तक कुल आपके 4 बार होता है। ठीक है। 2 बार हैदर अली लड़ता है और 2 बार टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में होता है। मराठा युद्ध कितनी बार हुआ? तो मराठा युद्ध 3 बार हुआ। 1775, 1803, 1817 में 3 बार होता है। पिंडारी कौन थे? तो मध्य भारत के लुटेरे, अश्वरोही जिन्हें कंपनी ने दबाया है। तो पिंडारी कौन थे? मध्य भारत के लुटेरे थे,
अश्वरोही ये घोड़ा चलते थे, जिन्हें कंपनी ने दबा दिया। अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब अधिकार किया? तो 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। कंपनी ने अवध को कब और किस आधार पर अपने राज्य में मिलाया? तो कंपनी ने अवध को 1856 में अपने राज्य में मिलाया था, कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन के यहाँ पर शासन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव को किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो प्लासी युद्ध की जीत और बंगाल पर नियंत्रण के लिए जाना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन से प्रमुख सुधार हुए? तो न्यायिक सुधार, भाषा अध्ययन और प्रशासनिक सुधार होता है। लॉर्ड बेलेजली की नीति का उद्देश्य क्या था? तो सहायक संधि से भारत के सभी राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, ये उद्देश्य था लॉर्ड बेलेजली की। कंपनी राज का अंत कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी राज का अंत 1858 ईस्वी में। सत्ता ब्रिटिश ताज को सौंप दी गई। अब जो है 1858 के बाद जो पावर है वो आपके ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया, ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1858 का क्या महत्व था? तो कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण भारत पर स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी को दीवानी अधिकार किस वर्ष मिले? तो 1765 ईस्वी में कंपनी को दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार मिला था। अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू था, जैसे कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में। अस्थाई बंदोबस्त में ज़मींदारों की क्या भूमिका थी? तो ज़मींदार निश्चित राशि कंपनी को देते और किसानों से राजस्व वसूलते थे। अस्थाई बंदोबस्त में किसानों की क्या समस्या थी? ज़मींदार अधिक लगान वसूलते थे, इससे किसान का शोषण होता था। उसके बाद है रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? आप कमेंट करके बताइएगा कि जो अस्थाई बंदोबस्त है भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू था। जितना क्षेत्र में लागू था हम सभी क्षेत्र का नाम आप लोग से जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम दिया गया है। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? तो किसानों से सीधे कर वसूली, किसानों से सीधे कर वसूली। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार नहीं थे, जो आपके था अस्थाई बंदोबस्त, ये लागू किया गया था बिहार, आज के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और वाराणसी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में लागू किया गया था। जबकि जो रैयतवाड़ी है ये भारत के दक्षिण में लागू होता है और यहाँ पर किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा सीधा कर वसूला जाता है। कारण क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में ज़मींदार नहीं थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू था। रैयतवाड़ी किसने लागू किया? तो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया, टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद है महालवाड़ी। महालवाड़ी आपके उत्तर भारत में स्थापित होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सभी इलाके में। तो महालवाड़ी बंदोबस्त क्या था? तो पूरे गांव महल से सामूहिक रूप से कर वसूला जाता था, इसी को बोलते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा, अवध में लागू था। महालवाड़ी किसने लागू किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने, मोस्ट बेबी आई है। महालवाड़ी किसने लागू किया था? यहाँ लिखा है महलवाड़ी किसने लागू किया था? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था, होल्ट मैकेंजी। नील की खेती किन क्षेत्रों में होती थी? तो बंगाल और बिहार क्षेत्र में नील की खेती होती थी। नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 और 60 में, यानी कि 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह
होता है, नील विद्रोह होता है। ठीक है, नील विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा किसानों को जबरन नील उगाने पर मजबूर करना नील विद्रोह का कारण था। अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा किसानों को जबरन नील उगाने पर मजबूर करना। नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1858 और 59 में लिखा गया है। नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र। हम कैसे याद करते हैं? तो नील की समस्या दीन को देखने जाते हैं, तो हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील दर्पण में क्या दिखाया गया है? तो नील किसानों की दुर्दशा और अंग्रेज बागान मालिकों का अत्याचार दिखाया गया है। पहाड़िया कौन थे? तो राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी थे। पहाड़िया कौन थे? तो राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी थे। ठीक है, तिलका मांझी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो जो तिलका मांझी है उनका संबंध पहाड़िया से ही था। नेक्स्ट है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन का विरोध क्यों किया? भूमि अधिग्रहण, साहूकारों का शोषण, जंगल पर पाबंदी के कारण संथालों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। संथाल परगना की स्थापना कब हुई? तो 1855 में संथाल परगना की स्थापना हुई संथाल विद्रोह के बाद। कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के लिए क्या किया? तो अधिक भूमि कर लगाया और लगान दरें बढ़ाई। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था क्या थी? खुटकट्टी भूमि व्यवस्था क्या थी? तो आदिवासियों की सामूहिक भूमि स्वामित्व की परंपरा को खुटकट्टी भूमि व्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजों ने जंगलों पर नियंत्रण क्यों किया? लकड़ी, रेलवे, स्लीपर और जहाज निर्माण के लिए अंग्रेजों ने जंगलों पर नियंत्रण किया ताकि जंगल से अंग्रेज लकड़ी काट सकें। वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1865 ईस्वी में, और इसे संशोधित करके 1858 में लागू किया गया था। वन अधिनियम से आदिवासियों को क्या नुकसान हुआ? तो जंगल में जाने, शिकार करने और खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दक्कन दंगे कब और क्यों हुए? तो दक्कन दंगे 1875 ईस्वी में साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसान विद्रोह था। दक्कन दंगे कब और क्यों? तो 1875 में। और क्यों हुआ? तो साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसान विद्रोह किए थे दक्कन क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि बंगाल अकाल कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। कंपनी की राजस्व नीति का एक कारण था। कंपनी के राजस्व की मांग से किसानों पर क्या असर पड़ा? किसान कर्जदार हो गए और भूमि खोने लगे। नेक्स्ट है दीकू किसे कहते थे? आदिवासी दीकू एवं स्वर्णयुग की कल्पना। तो दीकू किसे कहते थे? तो बाहरी लोग को, व्यापारी, साहूकार, जमींदार जो आदिवासी क्षेत्रों में आए थे उन्हें ही दीकू बोला गया था आदिवासियों के द्वारा। बिरसा मुंडा कौन थे? तो झारखंड के मुंडा जनजाति के महान नेता और धार्मिक सुधारक थे। फिर से बोलते हैं, झारखंड के मुंडा जनजाति के महान नेता और धार्मिक सुधारक थे। बोला गया कि उलगुलान क्या था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह था। तो जो मुंडा विद्रोह है इसी को उलगुलान विद्रोह बोला जाता है। और ये कब हुआ? तो 1899 से 1900 ईस्वी में होता है। उलगुलान का अर्थ क्या था? तो महान हलचल या विद्रोह। इसका अर्थ क्या था? जो उलगुलान है इसका अर्थ था विद्रोह या महान हलचल। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875 में
15 नवंबर 1875 को। तो पूछेगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बोलिएगा 1875 में हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 1900 ईस्वी में रांची जेल में होता है। 1900 ईस्वी में रांची जेल में होता है। मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, जमींदारों, साहूकारों और मिशनरियों द्वारा आदिवासी भूमि छीनना इसका मुख्य कारण था। मुंडा आदिवासियों की खुटकट्टी भूमि व्यवस्था क्या थी, तो कबीलों की सामूहिक भूमि सबका साझा अधिकार था। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिए, एकेश्वरवाद, शराब छोड़ो और अपनी संस्कृति की रक्षा करो जैसे संदेश देते हैं। मुंडा धर्म या विरासत में क्या था, तो बिरसा के उपदेशों पर आधारित धर्म, अहिंसा और शुद्धता। गोंड जनजाति किस क्षेत्र में रहती थी, तो मध्य भारत में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में। बैगा जनजाति का क्या काम करती थी, बैगा जनजाति क्या काम करती थी, तो झूम खेती और जंगल पर निर्भर थी। बैगा जनजाति शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जंगल पर निर्भर थी। झूम खेती क्या है, तो जंगल जलाकर खेती, कुछ वर्षों बाद उस जगह को बदल लेना, उसे बोलते हैं झूम खेती। ठीक है। अंग्रेजों ने झूम खेती पर रोक क्यों लगाई, जंगल नष्ट होते थे, अंग्रेज का ऐसा बोलना था, लकड़ी का व्यापार प्रभावित होता था। संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ रहती थी, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। आदिवासियों को जंगली क्यों कहा जाता था, अंग्रेज उन्हें सभ्यता से दूर और पिछड़ा मानते थे। किस लिए मानते थे, ताकि वो हमारा धर्म अपना सके। आदिवासियों के लिए जंगल का क्या महत्व था, क्योंकि जंगल से आदिवासी को भोजन, आश्रय, दवाइयाँ और आजीविका का स्रोत जंगल ही था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब और क्यों बना, तो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनता है। कुछ जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया, किसके माध्यम से, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के द्वारा। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट क्यों बना, तो 1876 में बनता है। संथाल विद्रोह के बाद भूमि सुरक्षा के लिए, संथाल विद्रोह के बाद भूमि सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्यों बना, तो 1908 ईस्वी में आदिवासी भूमि को बाहरी लोगों से बचाने के लिए। अंग्रेज बागान मजदूर के रूप में आदिवासियों को कहाँ ले जाते थे, तो असम के चाय बागानों में लेके जाते थे। असम के चाय बागानों में। आदिवासी बागानों में काम के लिए मजबूर क्यों होते थे, क्योंकि कर्जदारी और भूमि खोने के कारण उन्हें बागान में मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था। भील विद्रोह कब हुआ, तो 1818 से 31 में, और ये कहाँ होता है, पश्चिम भारत में। मोस्ट वीवीआई सवाल पूछा जाता है कि भील विद्रोह कहाँ हुआ, तो पश्चिम भारत में, और 1818 से 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ, तो 1831-32 में होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है कोल विद्रोह। रंपा विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो 1879 से 80 देखिए 1879 से 1879 से 80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में होता है रंपा विद्रोह। कौन विद्रोह होता है, रंपा विद्रोह होता है। मोस्ट वीवीआई रंपा विद्रोह कब और कहाँ, तो बोलेगा कि 1879 से 80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि आदिवासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, भूमि छीनना, जंगल पर रोक, कर्जदारी और बेगार इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो धरती आबा के नाम से पुकारा जाता था, धरती के पिता के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कब हुई,
तो 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी होती है 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, ठीक है। और जो बिरसा मुंडा है इनकी मृत्यु कब होता है, तो 9 जून को, 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाता है रांची जेल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आदिवासी नेताओं ने स्वर्ण युग की कल्पना क्यों की? एक ऐसे समाज का सपना जहां भूमि, जंगल और स्वतंत्रता उनकी अपनी हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य की मांग का आधार क्या था? आदिवासी पहचान और अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट है कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में। तो 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था एनफील्ड राइफल में, जिसका इस्तेमाल किया जाता था। 1857 में किस सिपाही ने पहले विद्रोह किया? तो सबसे पहले विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा किया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में किया गया था। मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, जगदीशपुर, ये सारे आपके प्रमुख केंद्र हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। अंतिम ये मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर जो विद्रोह के बाद क्या हुआ? तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रंगून, बर्मा में निर्वासन जीवन के लिए भेज दिया गया और वहीं पर इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे नाना साहब, ठीक है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने, ये अवध की बेगम है, अवध की बेगम है। तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 17 से 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास होता है, ग्वालियर के पास में होता है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। 1857 के विद्रोह के गहरे कारण कौन कौन से थे? तो भूमि अधिग्रहण, धर्म में हस्तक्षेप, सेना में भेदभाव और कंपनी का शोषण, ये सारे आपके कारण थे। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह का क्या असर हुआ? हिंदू मुसलमान दोनों सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के दबाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जनरल हैवलॉक, जनरल कैंपबेल और जॉन लॉरेंस ने। 1857 के विद्रोह में किन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो सिंधिया, होलकर, निज़ाम, पटियाला के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 के विद्रोह के बाद क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ताज का राज शुरू होता है, ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू होता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्या हुआ? तो भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना। वायसराय नियुक्त किए गए और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, आप पहले ही देख चुके हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए क्या घोषणा की? तो 1858 में घोषणा की कि सभी को समान अधिकार और धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 1857 के बाद ब्रिटिश सेना में क्या बदलाव किए गए? तो भारतीय यूरोपीय अनुपात बदला। तोपखाना यूरोपियों को दिया गया। जो आपके सैनिक का रेशियो था, अब सैनिक का रेशियो भारत का घटा दिया गया और जो अंग्रेजी सैनिक हैं उनकी संख्या बढ़ा दिया गया और जो तोपखाना चलाने का जो अधिकार है ये केवल यूरोपियों को दे दिया। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है।
इसी को सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 को क्या कहा? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 को क्या कहा? तो सिपाही विद्रोह बोला। क्या बोला? सिपाही विद्रोह बोला। 1857 के बाद सेना पुनर्गठन में क्या किया गया? गोरखा, सिख, पठान सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के सैनिकों की संख्या कम किया गया। ये मोस्ट BBI है। 1857 के बाद देसी राजाओं की नीति में क्या बदलाव हुआ? तो गोद लेने का अधिकार दिया गया। राजाओं को साथ रखना, किस लिए गोद लेने का अधिकार दिया गया? ताकि जो राजा हैं वो आपके इस अंग्रेज का, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका सहयोग कर सके। जो गोरखा देख रहे हैं, गोरखा तो आपके नेपाल का है, लेकिन आज भी भारत सरकार का हिस्सा है। अवध की बेगम हजरत महल ने विद्रोह के बाद क्या किया? तो नेपाल में शरण ली और वहीं निर्वासन में रहीं। 1857 के विद्रोह में जनता की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण थी? किसानों, कारीगरों और जमींदारों ने भी भाग लिया था। नाना साहब का पूरा नाम क्या था? तो ढोंडू पंत था। ढोंडू पंत था। नाना साहब पेशवा, मोस्ट BBI है, मोस्ट BBI। तात्या तोपे कौन थे? तो नाना साहब के सेनापति, जिन्होंने 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तात्या तोपे को फांसी कब दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दिया गया तात्या तोपे को। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो भारत से कौन से कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध थे? तो ढाका मलमल, मुर्शिदाबाद रेशम और कालीकट कपड़ा पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था। ढाका मलमल किस लिए प्रसिद्ध था? अत्यंत महीन और पारदर्शी कपड़े के लिए ये फेमस था। नेक्स्ट है कि कालिको शब्द कहाँ से आया है? तो कालीकट केरल से आया है। यहाँ का कपड़ा यूरोप में प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में भारतीय बुनकरों को क्या समस्याएं थी? तो कच्चे माल की कमी, अंग्रेज व्यापारियों का एकाधिकार। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़े पर क्या प्रतिबंध लगाया? तो भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी शुल्क लगाया। ब्रिटिश कपड़े को सस्ता किया गया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हुए और भारत में बेरोजगारी बढ़ा। पाउंड पर यार्ड क्या था? पाउंड पर यार्ड क्या था? तो मशीन से बना सस्ता ब्रिटिश कपड़ा, जिसने भारतीय कपड़े को हटा दिया। पाउंड पर यार्ड क्या था? तो मशीन से बना सस्ता ब्रिटिश कपड़ा, जिसने भारतीय कपड़े को हटा दिया। भारतीय लोहा उद्योग क्यों नष्ट हुआ? ब्रिटेन से सस्ते लोहे के आयात ने देसी लोहे को बाजार से हटा दिया। नेक्स्ट है कि वुड्स स्टील क्या था? भारत का विश्व प्रसिद्ध उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात था वुड्स स्टील। पत्थर के कोयले का भारतीय उद्योगों से क्या संबंध था? पत्थर के कोयले का भारतीय उद्योग से क्या संबंध था? तो ब्रिटेन में कोयले से चलने वाली मशीनें भारतीय उद्योग से सस्ता माल बनाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को कैसे नियंत्रित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को कैसे नियंत्रित किया? तो पेशगी, एडवांस देकर बाधा और केवल कंपनी को बेचने पर मजबूर करने के कारण जो भारतीय बुनकर हैं वह अंग्रेज के हाथों में कठपुतली बन गए। नेक्स्ट है कि गुमास्ता कौन थे? तो कंपनी के एजेंट जो बुनकरों का माल खरीदते और उन पर नज़र रखते, मोस्ट BBI, UPSC, BPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि बुनकरों ने गुमास्ता व्यवस्था का विरोध क्यों किया? तो गुमास्ते बुरा व्यवहार करते और उचित दाम नहीं लेते, इस कारण से बुनकरों ने विरोध किया। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ खुली? तो 1854 में बम्बई में खुला। काबस जी
नाना भाई डाबर ने खोला था? कावस जी नाना भाई डाबर ने खोला था। भारत में पहली जूट मिल कब और कहाँ खुली? तो 1855 में रिसरा बंगाल में खुला था, रिसरा बंगाल में। भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ बना? तो 1870 ईस्वी में कुल्टी बंगाल में, कुल्टी बंगाल में, जो वर्णपुर से जुड़ा हुआ था, वर्णपुर से जुड़ा हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ पर? जमशेदपुर, आज के झारखंड में। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया है। स्वदेशी आंदोलन का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय मिलों को बढ़ावा मिला, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। भारत में कपास की खेती का केंद्र कहाँ था? मध्य भारत और दक्कन महाराष्ट्र क्षेत्र था। भारतीय कपास अमेरिकी गृह युद्ध में क्यों महत्वपूर्ण हुई? अमेरिकी कपास की आपूर्ति बंद हो गया, परिणामतः भारत की कपास की मांग बढ़ती है। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 में होता है। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत में क्या कहा? तो अंग्रेज भारत की संपत्ति इंग्लैंड ले जाते हैं। अंग्रेज जो है भारत की संपत्ति कहाँ लेके जाते हैं? इंग्लैंड लेके जाते हैं। तो एग्जाम में सवाल आता है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया, और भारत का संपत्ति इंग्लैंड जा रहा है। धन निकासी सिद्धांत कब प्रस्तुत हुआ? तो 1867 में प्रस्तुत किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, मोस्ट VVI है। औद्योगिकरण भारत में देर से क्यों शुरू हुआ? ब्रिटिश नीति के कारण। भारत को कच्चे माल का स्रोत और बाजार बनाए रखना, ये जो ब्रिटिश हैं उनका नीति था, इस कारण से भारत में औद्योगिकरण देर से हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो हथकरघा और कपड़ा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बुनकर बेरोजगार क्यों हुए? मशीन से बने सस्ते ब्रिटिश कपड़े ने हाथ के कपड़ों को हटाया, मतलब कि हटा दिया, सीधा महंगा हो गया। जो हाथ से बना हुआ कपड़ा था वो महंगा हो गया, मशीन से बना हुआ कपड़ा सस्ता हो गया। इस कारण से भारत के जो बुनकर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। भारत में रेलवे का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में रेलवे का उद्योग पर प्रभाव यह पड़ा कि ब्रिटिश माल दूर दराज तक पहुंच गया और भारतीय उद्योग और नष्ट हो गए और टूट गए। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी के बारे में क्या कहा? तो विदेशी माल का बहिष्कार और देसी उद्योग को प्रोत्साहन। भारत में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा शहर कहलाता था? तो अहमदाबाद, कपड़ा उद्योग के कारण, कपड़ा उद्योग के कारण। ठीक है। उसके बाद है कि देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। बोला गया कि प्राच्यवाद क्या था? तो भारतीय भाषाओं और संस्कृति का अध्ययन कर शासन करना प्राच्यवाद था। आधुनिकता के नाम पर अंग्रेजों ने क्या किया? तो भारतीय परंपराओं को पिछड़ा बताकर पश्चिमी शिक्षा थोपी हम पर। मैकाले का मिनट कब आया? तो 1835 में मोस्ट VVI है। मैकाले के मिनट में क्या कहा गया? कहा गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू होनी चाहिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू होनी चाहिए, संस्कृत अरबी शिक्षा नहीं लागू होनी चाहिए, सीधा सीधा विरोध कर दिया। नेक्स्ट है कि वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच है ना, वुड डिस्पैच। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो 1854 में। कब आया था? 1854 में। वुड के घोषणा पत्र में क्या था? तो प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक शिक्षा का ढांचा तैयार करना, प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक शिक्षा का ढांचा तैयार करना। भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित हुए? तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित होता है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, मोस्ट VVI। विलियम जोन्स ने
किसकी स्थापना की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कहाँ पर किया? कलकत्ता में किया। तो बोलेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। 1784 में कलकत्ता में किया गया है। मैकाले कौन था? तो ब्रिटिश कानून आयोग का अध्यक्ष जिसने अंग्रेजी शिक्षा नीति बनाई थी, वही था मैकाले। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब बनी? तो 1860 ईस्वी में बनी। मैकाले के प्रारूप पर आधारित था। ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे भारतीय तैयार करो जो अंग्रेजी सरकार की मदद कर सके। बोला गया कि रूप रंग में तो भारतीय हो लेकिन विचार से अंग्रेज होना चाहिए, ऐसे तैयार करो। मिशनरी स्कूल किस लिए खोले गए? ईसाई धर्म का प्रचार और सभ्यता फैलाने के लिए मिशनरी स्कूल खोले गए थे। सर्व शिक्षा की नीति कब आई? तो ब्रिटिश काल में कभी लागू नहीं हुई, केवल उच्च वर्ग तक सीमित रही सर्व शिक्षा की नीति। राजा राम मोहन राय का शिक्षा में क्या योगदान था? तो आधुनिक और विज्ञान आधारित शिक्षा का समर्थन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। हेनरी लुई विलियम डेरोजियो कौन थे? तो एक कलकत्ता के युवा शिक्षक थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरक थे। मोस्ट वीवीआई है। हेनरी लुई विलियम डेरोजियो कौन थे? तो कलकत्ता के एक युवा शिक्षक थे जो यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरक भी थे। यंग बंगाल आंदोलन की विशेषता क्या थी? यंग बंगाल आंदोलन की विशेषता क्या थी? तर्क, स्वतंत्रता और परंपराओं की आलोचना करना। ठीक है, तर्क, स्वतंत्रता और परंपराओं की आलोचना करना। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? तो 1848 ईस्वी में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। मोस्ट वीवीआई लड़कियों के लिए पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो 1848 में पुणे में खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा खोला गया। सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले। मोस्ट वीवीआई ज्योतिबा फुले की ये पत्नी है। ज्योतिबा फुले की पत्नी कौन है? तो सावित्रीबाई फुले हैं। विद्यासागर ने शिक्षा में क्या किया? विद्यासागर ने शिक्षा में क्या किया? तो बंगाल में स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम यहाँ पर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और 1856 में विधवा विवाह को कानूनी रूप से शुरू भी करवाने में इनका योगदान है। मदरसा और पाठशाला ब्रिटिश काल में क्यों कमज़ोर हुआ? सरकारी सहायता बंद हुई और अंग्रेजी स्कूलों को प्राथमिकता मिली, इस कारण से मदरसा और पाठशाला ब्रिटिश शासनकाल में कमज़ोर होती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया है। 1875 ईस्वी में MAO कॉलेज के रूप में किया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में। सर सैयद अहमद खां का शिक्षा के बारे में क्या विचार था? मुसलमानों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा लेनी चाहिए। गुरुकुल परंपरा क्या थी? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, गुरु के आश्रम में शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? तो शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और मानव सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने यह बात बोला है। रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या था? तो प्रकृति के बीच स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की? तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शिक्षा ने भारत पर क्या प्रभाव डाला? तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पढ़े लिखे भारतीयों ने स्वतंत्रता मांगी। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं में पहले समाचार पत्र कब निकले? तो 19वीं सदी की शुरुआत में राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी निकाला था। पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय पहचान पर क्या खतरा था? तो पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपरा की उपेक्षा होने लगी थी।
पाश्चात्य मतलब कि पश्चिमी शिक्षा से भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपरा की उपेक्षा होने लगी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और क्यों लाया गया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट है महिला जाति एवं सुधार। 19वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी? तो सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, छुआछूत। निषेध में होता है रोकना, तो विधवाओं को विवाह करने का भी अधिकार नहीं था और आपके छुआछूत था। सती प्रथा क्या थी? तो पति की मृत्यु पर पत्नी का उसके साथ जल जाना, यह था सती प्रथा। यहाँ पर मंजोबरी जो है, ज़बरदस्ती मंजोबरी महिलाओं को जला दिया जाता था। सती प्रथा पर कानूनी रोक कब लगी? तो 1829 में लगाया गया था। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा को किसने और किसके प्रयास से गैर कानूनी बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहते हैं? सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी भूमिका के कारण। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना की है। ब्राह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए किसने संघर्ष किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? तो बंगाल के महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, शिक्षा विद्वान थे। बाल विवाह पर रोक कब लगी? तो 1929 में शारदा अधिनियम के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। शारदा अधिनियम 1929 में विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था न्यूनतम उम्र सीमा। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। 1875 में आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत क्या थे? वेदों की ओर लौटो, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में होता है। कहाँ होता है? बम्बई में। और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। 1897 में किया गया था। ज्योतिबा फुले ने किस कुप्रथा का विरोध किया? तो जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद का और समाज में समानता लाने का प्रयास करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। B.R. अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ है। अम्बेडकर ने दलितों के लिए क्या किया? तो अस्पृश्यता, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया, शिक्षा और राजनीतिक अधिकार पर काम किया है। B.R. अम्बेडकर ने और अछूतों को बहुत सारे अधिकार दिलाए हैं। महाड़ सत्याग्रह कब और क्यों हुआ? तो 1927 में महाड़ सत्याग्रह होता है। अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार को लेकर होता है कि जो दलित हैं उन्हें भी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने दिया जाए। पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932 में पूना पैक्ट होता है। गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। बेलू
नाचियार कौन थी? वेलू नाचियार कौन थी? तो रामनाद की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की। पंडित रमाबाई कौन थी? पंडित रमाबाई तो महाराष्ट्र की समाज सुधारिका, महिला, शिक्षा और विधवाओं के अधिकार के लिए काम करती हैं पंडित रमाबाई। ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा? तो स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष समानता पर पहला मराठी निबंध लिखती हैं ताराबाई शिंदे। और ये कब लिखती हैं? तो 1882 में लिखती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में अमेरिका में होता है और भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी आता है। एनी बेसेंट कौन थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता हैं, भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में क्या सुधार किए? तो आधुनिक शिक्षा प्रदा प्रथा में बदलाव की वकालत किया था सर सैयद अहमद खान ने। नामधारी आंदोलन किससे संबंधित है? तो पंजाब में सिख समाज सुधार आंदोलन है। ये बाल राम सिंह के द्वारा किया गया था, बाल राम सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, 1870 के दशक से 1947 तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। स्थापना बम्बई में होती है। स्थापना कहाँ होती है? तो बम्बई में। और इसके स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। और किसके सहयोग से? तो भारतीयों के सहयोग से, भारतीयों के सहयोग से। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। जबकि गरम दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल किन नेताओं को कहते हैं? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हो गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो बंगाली राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो नीति पर आधारित था बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू होता है। स्वदेशी का अर्थ क्या है? तो अपने देश में बना विदेशी माल का बहिष्कार बोला गया। स्वदेशी का अर्थ होता है कि अपने देश में बना कपड़ा का इस्तेमाल करना और विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करना, उसे ही बोलते हैं स्वदेशी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका में। कहाँ होती है? ढाका में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होता है। होम रूल लीग की स्थापना कब होता है? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। होम रूल लीग किसने शुरू किया है? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है। रॉलेट एक्ट में क्या था? तो बिना मुकदमा के 2 साल तक गिरफ्तारी का अधिकार था। बिना मुकदमे के 2 साल तक गिरफ्तारी का अधिकार था।
नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा हिंसा के बाद। ये घटना घटता कब है? तो 5 फरवरी 1922 को घटना घटता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। इसका गठन 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को होता है। डांडी मार्च में गांधी जी ने क्या किया? तो 6 अप्रैल 1930 को डांडी गुजरात पहुंचकर नमक बनाते हैं गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है डांडी मार्च से। ठीक है। आगे कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को। मोस्ट BBI। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। 1943 में किया गया है। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। भारत को स्वतंत्रता कब और कैसे मिली? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से मिलती है। भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में बिहार में नील किसानों के लिए होता है। खेड़ा सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ? तो 1918 ईस्वी में गुजरात में होता है। किसान आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को मिलती है। भारत का विभाजन कब हुआ? 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान 2 देश बनते हैं। विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। विभाजन के समय सबसे अधिक हिंसा कहाँ हुई? तो पंजाब और बंगाल में सबसे अधिक हिंसा होती है। विभाजन में कितने लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा? तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हत्या होती है। गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा ने संविधान कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये संविधान लागू हम लोग करेंगे। ठीक है। रियासतों का विलय किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का विलय किया, जिन्हें लौह पुरुष भी बोला जाता है। भारत में कितनी रियासतें थी जिनका विलय हुआ? तो लगभग 562 रियासतें थी जिनका भारत में विलय होता है। कहीं कहीं 565 भी आपको मिल जाएगा। हैदराबाद का विलय कब हुआ? तो 1948 में।
ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मोस्ट BBI। जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? तो जनमत संग्रह और सैन्य दबाव से 1948 में होता है। देखिए यहाँ पर जो 562 लिखा गया है, ये सारे आपके अपने मन से यह सरकार दबाव में लाके इन्हें अपने देश में शामिल करवा लेती है, जबकि ये 3 हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इनके लिए सरकार को मशक्क़त करना पड़ा था, इस कारण से वहाँ पर 562 लिखा गया है। ठीक है, तो जूनागढ़ का विलय ये आपके गुजरात में है। तो जनमत संग्रह और सैन्य दबाव में 1948 में किया गया है। कश्मीर का विलय कब होता है? तो 26 अक्टूबर 1947 को होता है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भूमि सुधार क्यों जरूरी था? तो जमींदारी प्रथा समाप्त करना और किसानों को भूमि देना, इसलिए भूमि सुधार आवश्यक था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1950 से 1951 में विभिन्न राज्यों में। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 से 1956 में। योजना आयोग की स्थापना कब होता है? तो 15 मार्च 1950 को होता है। भाखड़ा नांगल बांध को नेहरू ने क्या कहा? तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 52 में होता है। भारतीय संविधान में कितने मूल अनुच्छेद थे? तो 395 मूल अनुच्छेद थे, वर्तमान में 470 से अधिक हो गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द संविधान में कब जोड़े गए? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सामाजिक न्याय के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में होता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को होता है। इसके बाद हम शासकों की डेट लाइन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक एग्जाम में सवाल आता है। तो सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में देखेंगे। औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 से 1707 तक रहता है। ये अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक है और ये लंबे समय तक दक्षिण भारत में अभियान करता है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहता है। सिखों व मराठों से ये समझौता करता है बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद है फर्रुख सियर, 1713 से 1719 तक रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये व्यापार फरमान देता है 1717 में, जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया था। उसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1719 से 1748 तक रहता है। नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल के समय में हुआ था 1739 में। उस समय आपके मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला और कोहनूर हीरा लूट के लेके चला जाता है। अहमद शाह बहादुर 1748 से 54 तक रहता है। पानीपत का तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है अहमद शाह बहादुर के समय में। ठीक है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक कमज़ोर मुगल नियंत्रण था और अंग्रेज़ों का विस्तार हो रहा था आलमगीर द्वितीय के इस समय। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक है। तो शाह आलम द्वितीय लंबे समय तक शासन करता है। इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और अंग्रेज़ों पर निर्भर रहता है शाह आलम द्वितीय। उसके बाद है अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक रहता है। केवल दिल्ली तक सीमित था इसका शासन अकबर शाह द्वितीय का। यह नाम मात्र का सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर, 1837 से 1858 तक रहता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है और इसे निर्वासन जीवन में रंगून भेज दिया जाता है। उसके बाद है कि प्रतिरोधी नवाब एवं क्षेत्रीय शासक के बारे में समझिएगा। तो यहाँ पर जो पहला शासक है मुर्शिद कुली खान, यह बंगाल का शासक है। इसका शासनकाल 1717 से 1727 तक रहता है। यह बंगाल का प्रथम नवाब है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बंगाल का प्रथम नवाब है और मुगल से अर्ध स्वतंत्र था, मतलब कि पूरा स्वतंत्र नहीं था। ये मुगल को अपना जो टैक्स भेजा करता था। अली बर्दी खान, ये बंगाल का है,
1740 से 1756 मराठों से ये लड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये अंकुश रखने का प्रयास करता है। सिराजुद्दौला ये भी बंगाल का शासक है। 1756 से 1757 प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, अंग्रेजों से हार जाता है, उसके बाद ये शहीद हो जाता है। ठीक है। मीर जाफर ये बंगाल का शासक है। 1757 से 1760 तक शासक रहता है और ये अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था। देशद्रोह का ये प्रतीक है मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। देशद्रोह का प्रतीक कौन है? तो मीर जाफर है। मीर कासिम ये बंगाल का शासक है। 1760 से 1763 तक शासन करता है। ये आपके अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध लड़ता है 1764 में। उसके बाद है शुजा उदौला, ये अवध का नवाब है। 1754 से 1775 तक शासक रहता है। बक्सर के युद्ध में भाग लिया। ठीक है। अवध का ये नवाब है। अवध का ये नवाब है। उसके बाद है कि आसफ उदौला, ये अवध का नवाब है। 1775 से 1797 तक रहता है। लखनऊ का इमामबाड़ा अवधी संस्कृति का ये विकास करवाता है। उसके बाद है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये आपके अवध का अंतिम शासक है। ठीक है। तो 1847 से 1856 तक रहता है। ब्रिटिश ने अवध हड़प लिया 1856 में। कुशासन का आरोप लगा के कथक नृत्य इन्हीं के समय आपके प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद है हैदर अली, ये मैसूर के शासक हैं। 1761 से 1782 तक शासक रहते हैं। ब्रिटिश के विरुद्ध प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ते हैं। टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक है। 1782 से 1799 तक आपके शासक रहते हैं। शेर ए मैसूर इन्हें बोला गया है। रॉकेट सेना इनकी सेना को बोला जाता था। श्रीरंगपट्टनम में ये वीर गति प्राप्त करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये मराठा हैं। 1795 से 1818 मराठा संघ का अंत और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय से ही होता है। उसके बाद है ब्रिटिश गवर्नर जनरल, कंपनी काल के बारे में समझिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का गवर्नर था, पहला गवर्नर। 1757 से 1760 और उसके बाद फिर आता है 1765 से 1767 तक रहता है। ये प्लासी का युद्ध लड़ता है और द्वैध शासन की स्थापना करता है रॉबर्ट क्लाइव, और साथ ही इलाहाबाद की संधि भी करता है। इलाहाबाद की संधि भी करता है। वारेन हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल है, बंगाल का पहला। 1774 से 1785 तक शासन करता है। ये प्रथम गवर्नर जनरल है। न्यायिक सुधार और बंगाल कोड बनाता है वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 तक शासन करता है। अस्थाई बंदोबस्त का ये जन्मदाता है। 1793 में पुलिस और न्यायिक सुधार भी ये करता है। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 सहायक संधि और मैसूर व हैदराबाद इसके अधीन आते हैं। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली के अधीन आते हैं। तो सहायक संधि जो नीति है ये लॉर्ड बेलेजली के द्वारा ही दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, ध्यान रखिएगा यहाँ पर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इसके पहले क्या देखें आप, वारेन हेस्टिंग्स। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जो वारेन हेस्टिंग्स हैं वो 1774 से 1785 तक हैं, जबकि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं वो आपके 1813 से 1823 तक हैं। पिंडारी दमन, मराठा पतन और सर्वोच्चता की नीति अपनाते हैं। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक ये आपके गवर्नर जनरल रहते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन करते हैं 1829 में। ठगी दमन भी करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार में योगदान करते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, एल्बर्ट बिल स्थानीय स्वशासन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया जाता है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। पुरातत्व सर्वेक्षण
स्वदेशी आंदोलन, ये सारे आपके लॉर्ड कर्जन के समय में ही होता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आता है। और सांप्रदायिक चुनाव लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, दिल्ली राजधानी बनता है 1911 में और बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और मैंटेग्यू सुधार, ये सब आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही होता है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड होता है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता होता है। लॉर्ड बिलिंगडन, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि 1931 से 1936 तक रहता है। ये कांग्रेस पर प्रतिबंध 1935 कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाता है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड बिलिंगटन के समय में ही पारित हुआ था। लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 1944, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। लॉर्ड बेवेल 1934 से 1947, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और विभाजन योजना, ठीक है, ये प्रस्तुत सारा कुछ किया जाता है लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में ही। लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय हैं। मार्च से अगस्त 1947 तक, मार्च से अगस्त 1947 तक भारत विभाजन होता है, ठीक है, भारत का विभाजन और भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। उसके बाद है कि उत्तरकालीन मुगल में औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुगल सम्राट है, ठीक है। तो बहादुर शाह जफ़र ये क्या है, अंतिम मुगल सम्राट है, ध्यान से याद रखिएगा। और उत्तरकालीन जो मुगल है इसमें औरंगज़ेब है। प्लासी का युद्ध, ठीक है, सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजी राज की नींव डालता है कौन, प्लासी का युद्ध। उसके बाद है बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। शाह आलम शुजाउद्दौला मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज के बीच में होता है, इसमें अंग्रेज जीतता है। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासक रहता है। शेर ए मैसूर रॉकेट सेना 1799 में श्रीरंगपट्टनम में वीर गति प्राप्त कर लेता है। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, इन सभी का संबंध 1857 की क्रांति से है। अंतिम वायसराय आपके माउंटबेटन है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, ठीक है। ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे, तो ये वीडियो देख रहे होंगे नेक्स्ट जीके स्टैटिक पर वीडियो देख रहे हैं। जब PDF बना था तो उस समय जो चैनल था अपना नेक्स्ट जीके स्टैटिक नहीं बनाया गया था, तो फिर बाद में इसको हम चेंज भी नहीं किए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही तो चैनल है, क्योंकि आपको पता भी है, ठीक है, कि जो आपके नेक्स्ट जीके कंप्लीट है इस पर करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, जबकि नेक्स्ट जीके जो स्टैटिक है यहाँ पर सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसका PDF के लिए आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि इसका PDF आपको मिलेगा कैसे। जो अपना सीरीज है ये पूरा 12 तक अपलोड किया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और आपके साइंस 10वां तक होगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये आपकी 12 तक अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।